75 साल आज़ादी के हुए हैं। 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस देश पर। 10 साल राहुल गांधी के हेडमास्टरी में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। तो जब तक 60 साल तक कांग्रेस के 10 साल, मैंने 10 साल का वो दौर देखा है जब राहुल गांधी हेडमास्टर थे और कांग्रेस सत्ता में थी, तब बीजेपी कहती थी कि हम आरक्षण बचाएंगे, और तब बीजेपी के नेता कहते थे कि जाति जनगणना करवाइए। उससे पहले कांग्रेस बीजेपी की राय एकदम कांग्रेस की राय थी। कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर ही नहीं था। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आना था, बीजेपी को सत्ता में आना था, और बीजेपी में कुछ बैकवर्ड नेता आ गए थे। पहले बीजेपी का मतलब होता था अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समाज के नेता, लाल कृष्ण आडवाणी ब्राह्मण समाज के नेता, मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण समाज के नेता। कुछ हिंदुत्व के नाम पर विनय कटियार और यूपी के मुख्यमंत्री जो थे कल्याण सिंह जैसे लोग आए। उसके बाद भी वो SC ST OBC के आरक्षण की बात नहीं करती थी। लेकिन मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। सब जानते हैं राजीव गांधी भी आरक्षण के खिलाफ थे, बीजेपी भी आरक्षण के खिलाफ थी। तो 60 साल कांग्रेस ने निकाल दिया बिना आरक्षण, 50 साल कांग्रेस ने बिना आरक्षण के खिलाफ निकाल दिया। नेहरू आरक्षण के विरोधी थे, इंदिरा आरक्षण की विरोधी थी, राजीव गांधी आरक्षण के विरोधी थे, नरसिम्हा राव आरक्षण विरोधी थे, एक और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, वो आरक्षण विरोधी थे। खैर, जैसे जैसे मंडल कमीशन एक बार मौका मिला, लागू हुआ, उसके बाद SC ST OBC में जागरूकता आई, तब 10 साल बीजेपी की सरकार आ गई। वाजपेयी भी आरक्षण विरोधी प्रधानमंत्री थे, 5 साल वो भी सरकार में रह चुके थे, 50 और 55 साल। 10 साल राहुल गांधी की जब सरकार आई तो तब बीजेपी को OBC याद आया, तब उसने गोपीनाथ मुंडे को आगे किया। उसके बाद उसने तमाम OBC नेताओं को आगे किया और कहा कि हम कांग्रेस आरक्षण को खत्म करें, हम आरक्षण बचाएंगे। लोगों ने OBC के नाम पर बीजेपी को वोट कर दिया। तो राहुल गांधी अब निकल गए 10 साल में कि भैया बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। सच्चाई भी यही है, जो कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी कर रही थी और डंके की चोट पर करने लगी। राहुल गांधी ने RJD के साथ, अखिलेश यादव के साथ हाथ में संविधान लिया, जाति जनगणना की बात की। अब उनके 100 सीट आ गए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तब अब बीजेपी कह रही कि अब आरक्षण को राहुल गांधी से खतरा है, हम बचाएंगे आरक्षण। सुनिए वीडियो। राहुल गांधी जी ने अभी अभी अमेरिका जाकर स्टेटमेंट किया कि इस देश में से आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी तो पहले से आरक्षण की विरोधी है। मैं बता देता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता। तो ये देखिए, ये अमित शाह का बयान है, चुनावी रैली का बयान है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब बताइए, हम लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक कब तक इन दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टी 70-75 साल सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने आरक्षण नहीं लागू किया, अब ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब बीजेपी कह रही है आरक्षण को खतरा है। अब आप लोग बताइए मुझे कि किस आरक्षण को कांग्रेस से खतरा है? बीजेपी कह रही है बीजेपी से खतरा है, कांग्रेस कह रही है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, जब कोई कहे कि बारिश हो रही है और कोई कहे कि बारिश नहीं हो रही, तो पत्रकार का काम है जाके बताना कि बारिश, कोई एक झूठ बोल रहा है। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि 50 साल तक सब आरक्षण की सबसे खिलाफ करने वाली पार्टी कांग्रेस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब तक कांग्रेस के सामने चैलेंज नहीं था और जब तक बीजेपी नहीं बनी थी, जब तक कांग्रेस खुला राज कर रही थी, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, इन लोगों ने, उसका नरसिम्हा राव, तब तक इन लोगों ने आरक्षण की सूद नहीं ली, खानापूर्ति करते गए। जैसे मतलब मजबूरी है, संवैधानिक प्रावधान है, थोड़े बहुत लोग थे बोलने समझने वाले, बाबा साहब का संवैधानिक प्रावधान था। बीच बीच में बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, BP, ऐसे लोग थे। थोड़ा बहुत इन्होंने
फेंक न दिया तुमको दिया करके इन्होंने थोड़ा थोड़ा लागू किया, उसी से चीजें बदली। लेकिन जो आज हो रहा है ये कांग्रेस के दौर में भी होता था, बस सोशल मीडिया नहीं था तो पता नहीं चलता था। सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। उसके बाद फिर बीजेपी आ गई सत्ता में। वाजपेयी ने डंके की चोट पर वही सब किया जो कांग्रेस कर रही थी। प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाया, आरक्षण को खत्म किया, सफाई कर्मचारियों की नौकरी प्राइवेट कर दी। उसके बाद 10 साल जागरूकता आई, ओबीसी के लोग नाराज हो गए, 10 साल फिर कांग्रेस को वोट दे दिया। तब पहले दौर में लालू यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, रामविलास पासवान जैसे नेता थे। उस समय मंडल कमीशन की दूसरी सिफारिश लागू की गई, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे। पिछड़ों को लगा कि चलो इस सरकार ने कुछ तो हमारे लिए किया। तब उस समय फिर से जमकर लोगों ने वोट किया और जैसी कांग्रेस 200 सीटें लेकर आई, फिर से दोबारा यूपीए 2 की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो भाई साहब तब खेल शुरू हो गया। और राहुल गांधी रिंग मास्टर थे, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जो अब समाजवादी पार्टी का सांसद है, इन लोगों ने आरक्षण की धज्जियां उड़ा दी। आप सबको पता है नीट बनाया गया, सीयूटी बनाया गया ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे न जा सके, यूपीएससी का पैटर्न चेंज किया गया। और उस समय 2 बड़े ओबीसी के नेता जो बीजेपी में थे विपक्ष में, वो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, गोपीनाथ मुंडे और एक थे बिहार से हुकुमदेव नारायण यादव। और तब आरएसएस ने मोदी जी को प्रोजेक्ट किया ओबीसी के नाम पर कि मैं ओबीसी का बेटा हूं, पिछड़े का बेटा हूं। ओबीसी के लोग नाराज थे कांग्रेस से, उन्होंने वोट कर दिया। वोट करने के बाद असली खेल चालू हुआ, जो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद करती है वही खेल फिर बीजेपी ने चालू कर दिया और डंके की चोट पर शुरू हो गया। तमाम मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में चुप छुरी से जो बात होती थी वो डंके के चोट पर बात होना शुरू हो गया। लेकिन ये जरूर है कि लोग समझने लगे थे इस खेल को कि ये खेल बहुत खतरनाक है। और ये सब जब सरेआम होने लगा, सरेआम में सारे खेल चलने लगे, लोग समझने लगे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ये लोग नागनाथ और सांपनाथ की तरह काम करते हैं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई तभी आगे बढ़ेगी जब आप इन दोनों का कैरेक्टर समझेंगे। और बीजेपी जब सत्ता में आई तो उन्होंने वही सब किया जो कांग्रेस करती रही थी। अब गलती से फिर से बहुजन समाज के लोग कांग्रेस की तरफ चले जा रहे हैं। बीजेपी, इस बार कांग्रेस ने अच्छा कर लिया, बीजेपी लटक गई, तो अब आरक्षण की चिंता बीजेपी को सता रही है और इसीलिए दिलीप मंडल को हायर किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, न तो बीजेपी आरक्षण बचा रही है, न आरक्षण की पक्षधर है, और न वहां बैठे जब तक नेता नहीं बोलेंगे, और न कांग्रेस के डीएनए में आरक्षण है, न बीजेपी के डीएनए में आरक्षण है। जब तक एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, चाहे नेता जो बीजेपी में हैं, चाहे कांग्रेस में हैं, वो अपने सामाजिक हितों के लिए नहीं बोलेंगे, जब तक हम जैसे पढ़े लिखे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग पत्रकार हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये सब होता रहेगा और आपको आरक्षण के नाम पर झुंझुना थमाया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, सोचिए, अगर आप सवर्ण हैं तो आपके लिए नेता बनना आसान है, आपके पास अखबार है, टीवी है, मीडिया है, बिजनेसमैन है। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी के नेता एकजुट नहीं होते हैं, वो समाज आर्थिक रूप से कमजोर है, गरीब है। जो एससी, एसटी, ओबीसी की पार्टियां हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, वो सब आपस में फूट करते हैं, लड़ते रहते हैं। इस वजह से ये सारी समस्याएं हैं। और अब जो थोड़ा बहुत आरक्षण की बात हो रही है, वो तमाम जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उन लोगों की वजह से थोड़ी बहुत जागरूकता आई है और इसलिए कांग्रेस बीजेपी आरक्षण की बात करे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इन दोनों से आरक्षण को खतरा है, इन दोनों के डीएनए में आरक्षण नहीं है। और तमाम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे, इन लोगों को आरक्षण से मतलब नहीं। जब तक इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी मिलीजुली सरकार, ओबीसी लीडरशिप वाली सरकार, एससी लीडरशिप वाली सरकार नहीं बनाएगी, जब तक इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू की लीडरशिप में फुल फ्लेज सरकारें नहीं चलेंगी,
तब तक आपके हिस्से में कुछ नहीं आना है। और बेईमानी, जब एक एक वैकेंसी में बेईमानी होती है, सोचिए बीजेपी कह रही है कि हम पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल को सिर्फ नौकरी में ही नहीं बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे। मंडल कमीशन की सिफारिश में भी है SC ST OBC को प्रमोशन में आरक्षण। लेकिन सोचिए अखिलेश यादव की एक गलती ने किस तरह से बर्बाद कर दिया था यूपी को, उस पर वो अब जाके माफी मांग रहे हैं और पता नहीं उनको समझ बढ़ी है कि नहीं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, मिली जुली सरकार चुनिए, गठबंधन की सरकार चुनिए, तब आपको थोड़ा बहुत अधिकार मिलेगा। और नहीं तो SC ST OBC के लोगों को एकजुट होकर सरकार बनानी चाहिए। वैसे रहा सहा काम सुप्रीम कोर्ट पूरा कर देता है। बिहार में जाति जनगणना हुई, आरक्षण बढ़ा, वो रोक दिया, अब वर्गीकरण लागू कर दिया गया है, तो चलिए। लेकिन मैं फिर भी आशान्वित हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग होते जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।